मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको शक्ति की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ पावर के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। तो इसमें हम देखते हैं कि शक्ति आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है। राज्य, संप्रभुता, सरकार, कानून आदि में शक्ति को प्रमुख अंतर्निहित तत्व माना जाता है। कुछ विद्वानों के कोटेशन हैं, उनकी व्याख्याएं हैं, उन्होंने कुछ कहा है इसके बारे में, वो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। कैटलिन और लासवेल ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। कौटिल्य ने लिखा है कि समस्त सांसारिक जीवन का आधार धन शक्ति ही है। हाब्स का ये विचार है कि सभी मनुष्यों में अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने की एक ऐसी चिरंतन और अथक इच्छा है जिसका अंत केवल मृत्यु में होता है। कि जो कोई भी मनुष्य है, प्रत्येक मनुष्य वो शक्ति प्राप्ति के लिए लगातार उसका जो भी वो कार्य करता है, काम करता है, अधिक से अधिक शक्ति को प्राप्त करना चाहता है। अनेक प्रकार की वो शक्ति हो सकती है, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, और इस चाहत का अंत उसकी मृत्यु में ही होता है। कहने का अर्थ आखिरी श्वास तक वो इसी में लगा रहता है। प्रोफेसर हंस जे मार्गेंथव के शब्दों में हर प्रकार की राजनीति, चाहे वह घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, शक्ति संघर्ष की एक प्रक्रिया है। चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो और चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, चाहे घरेलू राजनीति एक ग्राम पंचायत की हो, जिला स्तर की हो, राज्य स्तर की हो, सब जगह हर कोई भी नेता है, कोई मनुष्य है, वो शक्ति को, अधिक से अधिक शक्ति को प्राप्त करना चाहता है। तो ये जो ऊपर जो ये स्टेटमेंट हैं, वक्तव्य हैं, तो इनको अच्छी प्रकार से देखने समझने से शक्ति का जो इम्पोर्टेंस है जीवन में और जो इसके निहितार्थ हैं वो समझने में सहायता मिलती है। तो इसको अच्छी प्रकार से हमें देखना चाहिए। इसके बाद हम शक्ति के साथ ही पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति को थोड़ा सा देखते हैं। राजनीतिक शक्ति से अभिप्राय है अन्य मनुष्यों के कार्यों एवं मस्तिष्क पर नियंत्रण करना। राजनीति में हम जिस शक्ति की चर्चा कर रहे हैं वह राजनीतिक शक्ति है। राजनीतिक शक्ति शारीरिक शक्ति से थोड़ी भिन्न है। जब हिंसा वास्तविकता का रूप धारण कर लेती है तो वह सैनिक शक्ति के पक्ष में, राजनीतिक शक्ति के पद त्याग का द्योतक होती है। तो इसमें देखो राजनीतिक शक्ति को किस प्रकार से बताने के समझाया गया है कि राजनीतिक शक्ति जो दूसरों पर नियंत्रण करती है, इसका जो प्रयोग करने वाले हैं दूसरों को, और जब वो ये शक्ति काम करती है तो जो सैनिक शक्ति है वो इसके अधीनस्थ के रूप में काम करती है। पर जब जो हिंसक शक्ति, हिंसा वाली बात आ जाती है, शारीरिक शक्ति वाली, और वो वास्तविक रूप धारण कर ले, तो सैनिक शक्ति है वो प्रभावी हो जाती है और राजनीतिक शक्ति उसके सामने सरेंडर कर देती है। और ये इसका द्योतक है, परिचायक है। अब हम यहाँ पर परिभाषाएं ले रहे हैं शक्ति को लेकर।
रॉबर्ट बायरस्टेड ने लिखा है, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। बायरस्टेड ने क्या कहा है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, कैपेसिटी है, उसका वास्तविक प्रयोग करना नहीं है। मैकाइवर, शक्ति व्यक्तियों तथा उनके व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने तथा निर्देशित करने की क्षमता है। मॉर्गेनथौ, शक्ति को कार्यान्वित करने वालों तथा उनके बीच जिन पर उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है एक मनोवैज्ञानिक संबंध है। वह पहली श्रेणी में आने वालों को दूसरी श्रेणी में आने वालों के कुछ कार्यों को उनके मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती है। तो इस प्रकार से मॉर्गेनथौ ने इसको परिभाषित करने की कोशिश की है। आगे है आर्गेन्स्की ने बताया है कि शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। कैथलीन के अनुसार नियंत्रण की प्रत्येक प्रक्रिया राजनीति विज्ञान का एक घटक है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि शक्ति क्या है। तो शक्ति का ये बिल्कुल समझ में आ गया कि साधारणतः लोग जो कुछ नहीं करना चाहते उनसे वैसा कराने की क्षमता को शक्ति की संज्ञा दी जाती है। तो बात समझ में यहाँ पर ये आ जाती है, आप सबको आ गई होगी। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति का अर्थ किसी सामाजिक संबंध के अंतर्गत एक कर्ता के द्वारा दूसरों की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को कार्यान्वित करने की संभावना है। इन परिभाषाओं से संकेत मिलता है कि जिनके पास शक्ति होती है वह दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की क्षमता रखता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये भी आपको बताना चाहूँगा कि राजनीतिक शक्ति के संबंध में 3 बातों का होना आवश्यक है। 3 बातें उसमें अंतर्निहित होती हैं। पहला है, राजनीतिक शक्ति के धारण करने वालों में उच्च अधीनस्थ संबंध पाए जाते हैं, वहाँ पर भी हायरार्की होती है। दूसरा, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अंततोगत्वा सामान्य जनता पर होता है और उसे सत्ता का प्रयोग करने वालों की बात माननी पड़ती है। तो राजनीतिक जो शक्ति है उसका प्रयोग अंत में सामान्य जनता पर ही होता है और सामान्य जनता को जो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं उनकी बात को मानना पड़ता है। तीसरा, राजनीतिक शक्ति मनोवैज्ञानिक संबंध प्रकट करती है, न कि शारीरिक या भौतिक संबंध। एक ये मनोवैज्ञानिक रूप से दूसरों को प्रभावित करती है, ये साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है, न कि कोई भौतिक और शारीरिक। और अब मैं ले रहा हूँ शक्ति के प्रकार कि शक्ति कितने प्रकार की होती है। शारीरिक शक्ति, फिजिकल पावर। प्रत्येक राष्ट्र की सरकार राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करती है, जबकि सेना राजनीतिक सत्ता के अधीनस्थ होती है। जब सेना की अधीनस्थ स्थिति का अंत होता है तब राजनीतिक शक्ति सैनिक नेतृत्व के हाथ में चली जाती है। इसमें स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना, प्रक्षेपण प्रणाली, परमाणु शक्ति आदि सब शामिल हैं। ये सैनिक नेतृत्व के हाथ में आ जाती हैं। मनोवैज्ञानिक शक्ति, साइकोलॉजिकल पावर। शक्ति का निहितार्थ यह है कि विपक्षी को कोई बात स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया जाए। सैनिक बल से ऐसा करने पर
उसे हम सैनिक शक्ति की संज्ञा देते हैं। लेकिन कूटनीति, प्रचार आदि द्वारा भी किसी राष्ट्र को इस प्रकार विवश किया जा सकता है जब हम प्रचार, कूटनीति आदि का प्रयोग इस रूप में करें कि दूसरा देश हमारी नीतियों को मानने के लिए विवश हो जाए। तो ये मनोवैज्ञानिक शक्ति कहलाएगी। तीसरा है आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिक पावर। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग व्यवहार में आर्थिक साधनों द्वारा होता है। किसी भी राज्य का विदेशी व्यापार केवल अपनी वस्तुओं का विक्रय करना और विदेशी मुद्रा कमाने मात्र से ही संबंधित नहीं होता है, अपितु व्यापार के माध्यम से उन देशों में या उस देश में अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार करना भी अन्य महत्वपूर्ण ध्येय या उद्देश्य होता है। जो देश भारत को विदेशी सहायता प्रदान करते हैं वे चाहते हैं कि भारत उन्हीं के प्रभाव क्षेत्र में रहे और अपना स्वतंत्र चिंतन तथा कार्य बंद कर दे। जैसा कि 1966 में हमारे रुपये का अवमूल्यन विदेशी आर्थिक शक्तियों के दबाव के अंतर्गत किया गया था। हम नहीं चाहते थे, पर क्योंकि वो हमारी आर्थिक रूप से मदद कर रहे थे और जहाँ कहीं भी जो दूसरे देशों को आर्थिक सहायता देते हैं, कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संस्था या देश, तो निश्चित रूप से वो वहाँ पर अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। उन जैसे देशों के आंतरिक मामलों में, वैदेशिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं और अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखा जाता है। जैसे अमेरिका लैटिन अमेरिकी देशों की अनेक प्रकार से मदद करता है, पर वो वहाँ पर उसके बदले में अपना राजनीतिक उद्देश्य उसको भी पूरा करता है और ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। तो हर एक आर्थिक जो शक्ति है और वो जो आर्थिक सहायता दूसरों की वो शक्ति करती है, तो उसके पीछे उसका एजेंडा होता है और वो राजनीतिक एजेंडा, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग वहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करता है, प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से ये शक्ति के प्रकार हैं। तो आज हमने ये इस शक्ति की अवधारणा के बारे में आपके सहयोग से विचारों का आदान प्रदान मैंने किया। आपने अच्छी प्रकार से सुना, समझने का प्रयास किया है, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसी के साथ मैं यहाँ पर मेरी वाणी को विश्राम देना चाहता हूँ और इसके साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।